हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। सो होप आप सब लोग प्रॉपर्ली रेगुलरली अपने प्रिपरेशंस कर रहे हैं। In this video, I'm going to discuss a new section, Section 50AA, that has been introduced by Finance Act 2023 and that will be applicable from assessment year 24-25 and onwards. कैपिटल गेन हेड में काफी सारे स्पेसिफिक अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। लाइक यू हैव स्लम सेल, यू हैव डेप्रिशिएबल एसेट्स का सेल। उसी तरीके से एक और स्पेशल सेक्शन जो है वो ऐड किया गया है, सेक्शन 50AA, दैट टॉक्स अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। सो बेसिकली अभी तक जब ये सेक्शन नहीं था, नॉर्मल जो भी आपके प्रोविजंस होते थे, हमने 111A 112A सारे सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो किस तरीके से टैक्सेशन होगा अकॉर्डिंगली, और उसके बेसिस पर आपकी म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती थी। अदरवाइज नॉर्मल जो भी रेट होते थे उनसे टैक्सेबल हो जाते थे, whichever section applies on it. Otherwise, if there is no specific section, then whatever the normal rate of taxation will be there, that would be applied. However, from assessment year 24-25 and onwards, section 50AA will be governing the taxability in case of transfer of units of a specified mutual fund or a market linked debenture. So let us first understand what the section states. Section 50AA, transfer of a unit of a specified mutual fund or market linked debenture. Section 50AA provides for the computation of capital gains in case of transfer of specified mutual funds जो कि आपने 1/4/2023 के बाद या उस दिन अक्वायर करे हैं। तो पहली चीज तो कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में अगर कोई यूनिट्स आ भी रही हैं जो पहले खरीदी हुई है, वो सेक्शन 50AA में कवर्ड नहीं है। और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सारे डिबेंचर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो कि मार्केट लिंक्ड है। डेट ऑफ एक्विजिशन का कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। Section 50AA will have an overriding effect in spite of anything contained in 242A which defines a short-term capital asset. तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है इस सेक्शन में कि जो भी असेट 50AA में कवर हो रही है, जो भी असेट की टैक्सेबिलिटी 50AA के अकॉर्डिंगली गवर्न हो रही है, वो हर केस में शॉर्ट टर्म ही मानी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। सो क्लियरली उन्होंने लिखा है इट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। सो अकॉर्डिंगली इन असेट्स को बेच करके आपको जो भी गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा एंड विल बी चार्जेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। चलिए अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या है। सो एग्जाम में जब आपको शेयर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब आपको ये एक और चीज ध्यान रखनी है। अभी तक हम 112A 111A को तो ध्यान रखते ही थे, अब आपको ये और नई चीज ध्यान रखनी रहेगी, मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होता है। सो मार्केट लिंक डिबेंचर आपको नाम से समझ आ रहा होगा, हो सकता है आप लोगों ने शायद कहीं सुना भी होगा, कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका प्रिंसिपल कंपोनेंट डेट है क्योंकि वो डिबेंचर है, और जो रिटर्न्स हैं वो आपके किसी ना किसी मार्केट इंडेक्स से लिंक्ड है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ एक हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल है यहाँ पर कि है तो वो डेट, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो लिंक्ड हैं किसी पर्टिकुलर एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी या किसी मार्केट के इंडेक्स से। तो जैसे अगर मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको लूं समझाने के लिए कि सपोज कोई मार्केट लिंक डिबेंचर है जिसकी टाइम पीरियड है लेट अस से 30 मंथ्स उसका टेन्योर है, तो आपको इशू करते टाइम ये बोला गया है कि हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। कंडीशन ये है कि आपका जो निफ्टी 50 है that does not fall below 85% of the value that was existing at the time of issue. तो सपोज इशू के समय पर जो वैल्यू थी वो 18,000 थी, मैच्योरिटी पे मतलब 30 महीने के बाद अगर वो वैल्यू 85% से ज्यादा है तो जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी अग्रीड रिटर्न्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। अगर नहीं है 85% से ऊपर, मतलब वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर आपको सिर्फ प्रिंसिपल दिया जाएगा। सो एक तरीके से आपको यहाँ पर कंपोनेंट तो डेट है बट रिटर्न्स आपके लिंक्ड है। दिस इज अ
market linked debenture, specified mutual fund where not more than 35% of its total proceeds is invested in the equity shares of domestic companies. The percentage of equity held in respect of specified mutual fund shall be computed with reference to annual average. Not more than 35% जो है वो इक्विटी में अगर इन्वेस्टेड है तो फिर आपका वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड माना जाएगा. मतलब 35% से ज्यादा नहीं. क्या लिखा है? नॉट मोर देन 35% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी. ओके, सो इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में डेट का ध्यान रखना है 1/4/2023 या उसके बाद अगर आपने अक्वायर किया है तो फिर वो पर्टिकुलर जो आपका म्यूचुअल फंड है वो 50AA में कवर हो जाएगा. कंप्यूटेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल तरीका है. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको जो भी मिली है उसमें अगर कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस है तो वो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यही माइनस करना है. कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. तो सिंपल आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो माइनस कर दोगे आपकी यहाँ पर, और कोई डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं है. सो क्या क्या अलाउड है देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर. तो ये दो चीजें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. एसटीटी का यहाँ पर भी कोई डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग. सो बेसिकली आप करना क्या है, ये सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बोलने को तो छोटा सा सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी मतलब लेटस से आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में that talks about a specified mutual fund या market linked debenture, you have to keep in mind कि इसकी टैक्सेबिलिटी किस बेसिस पे चलेगी. आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है या नहीं करना है. ये 112A में जाएगा, 111A में जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है. So basically the main point that is to be kept in mind in this case is that you are supposed to be very cautious about what is the exact कंडीशन. मतलब आपको सेक्शन कौन सा लगाना है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. These are the provisions applicable in case of 50AA. Considering these in mind, you have to solve the questions that you will get in the examination related to capital gains. So go through the section, and in case of any doubts, feel free to discuss.